जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो इस वीडियो में हम प्रेसिडेंट का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो इसमें जितनी भी बची हुई चीज़ें हैं वो कवर कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। जो कि आपकी क्वेरीज है आप मैसेज कर सकते हो फेसबुक पर। मयूर मोगरे नाम से फेसबुक प्रोफाइल है। और टेलीग्राम पर भी मैंने नया चैनल बनाया है, तो उस पर भी जितनी पीडीएफ है, वीडियो के नोटिफिकेशन है, वो भी आपको मिल सकते हैं अगर आप फॉलो करोगे तो सबके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो आप फॉलो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के लिए। तो पिछले वीडियो में हमने जितनी पावर्स है और फंक्शंस है प्रेसिडेंट के वो देख लिए थे, जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशली पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री, इमरजेंसी, ये सारी देख ली थी। अब इस वीडियो में हम वीटो पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये सारी पावर्स जो है वो देखेंगे। तो वीटो पावर क्या है प्रेसिडेंट का? बिल जो पास होता है पार्लियामेंट में, वो एक्ट तभी बनता है जब वो प्रेसिडेंट की उसे असेंट मिल जाए। अब जब ये बिल प्रेजेंट होता है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, तो उसे तीन अल्टरनेटिव होते हैं। मतलब हमारे राष्ट्रपति जो है उनके पास तीन अल्टरनेटिव होते हैं वो बिल के साथ वो क्या कर सकते हैं। तो वो हो सकते हैं कि गिव हिज एसेंट, मतलब वो अपनी जो एसेंट है वो दे सकते हैं। उसके बाद विथहोल्ड कर सकते हैं, रुका सकते हैं। उसके बाद रिटर्न कर सकते हैं बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए। लेकिन अगर फिर से वो उनके पास होकर आ जाता है अमेंडमेंट के साथ या बिना अमेंडमेंट के थ्रू, तो वहाँ पर उन्हें एसेंट देना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ वीटो पावर यहाँ पर देखते हैं हम। तो सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट वीटो। डिटेल में जो उनके बारे में है वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट वीटो होते हैं, उसके क्वालिफाइड वीटो होते हैं, उसके सस्पेंसिव वीटो होते हैं और पॉकेट वीटो होते हैं। अब यहाँ पर हमारे जो राष्ट्रपति है, हमारा जो भारत है, उसमें जो राष्ट्रपति है उनके पास तीन तरह के वीटो पावर होते हैं, जैसे एब्सोल्यूट वीटो पावर, उसके बाद सस्पेंसिव वीटो पावर और पॉकेट वीटो पावर। ये जो क्वालिफाइड वीटो है ये हमारे राष्ट्रपति को नहीं मिला हुआ है। क्वालिफाइड वीटो जो है वो यूएसए के जो राष्ट्रपति है उनके पास क्वालिफाइड वीटो भी होता है। ठीक है। मतलब हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनको ये जो क्वालिफाइड वीटो है वो नहीं मिला हुआ है। उनके पास जो वीटो अवेलेबल है वो एब्सोल्यूट वीटो पावर, सस्पेंसिव वीटो पावर और पॉकेट वीटो पावर। तो यहाँ पर हम एक एक करके जितने भी वीटो पावर्स है वो एक एक करके हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें याद रखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैच द पेयर में जो इस तरीके के है, एब्सोल्यूट वीटो पावर आ सकता है, सस्पेंसिव वीटो पावर आ सकता है, पॉकेट वीटो पावर आ सकता है। तो आगे उनके जो फंक्शंस है वो आ सकते हैं, आपको मैच द पेयर में आ सकते हैं, या फिर कौन से जो पेयर्स है वो सही है उस तरीके से भी आपको पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं एब्सोल्यूट वीटो पावर। अब एब्सोल्यूट वीटो पावर में क्या होता है कि पावर होती है प्रेसिडेंट की टू विथहोल्ड हिज एसेंट बिल देन एंड्स एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट। मतलब एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूटली ये होना ही है। एब्सोल्यूट वीटो है उनके पास, मतलब उसके आगे किसी की नहीं चलेगी। मतलब वो प्रेसिडेंट जो है वो विथहोल्ड करके रख सकते हैं, अपनी एसेंट को रुका के रख सकते हैं, और फिर उसके बाद जो बिल है वो ख़त्म हो जाएगा और वो एक्ट कभी नहीं बन सकता है। तो उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट वीटो पावर। अब ये जो एब्सोल्यूट वीटो पावर है ये कब कब आ सकता है? मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो अब सरकार जो है, ठीक है, मोदी जी, अब मोदी जी के थ्रू, मोदी जी की जब सरकार है उसमें जो रामनाथ कोविंद साहब है वो राष्ट्रपति चुन के आए हैं, तो उनसे ही वो खेटे तो लेंगे नहीं, उनसे ही वो बदमाशी तो करेंगे नहीं। जो हमारी सरकार है उनसे हमारे राष्ट्रपति जो है बदमाशी करेंगे नहीं। तो ऐसे इसमें क्या होगा, ऐसे इसमें विथोल्ड अगर करते हैं, अगर इस तरीके की पावर वो आजमाते हैं जो सरकार है उन्हीं के अगेंस्ट में, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। बराबर है, जो कॉन्फ्लिक्ट है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में वो क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है यहाँ पर दोनों को साथ में मिलकर काम करना पड़ता है, हारमोनी होती है दोनों के बीच में पार्लियामेंट्री सिस्टम में। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है वो ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। इससे जो एब्सोल्यूट वीटो है वो बेसिकली किसके अगेंस्ट में रोकी जा सकती है, या कब मोस्ट प्रोबेबली जो राष्ट्रपति है वो कब इस्तेमाल करते हैं अपना एब्सोल्यूट वीटो जो है वो, क्योंकि एब्सोल्यूट वीटो ऐसा है कि एब्सोल्यूट पावर है उनके पास। ठीक है, एब्सोल्यूट पावर है। उसके बाद उनके हाथ में पावर है कि ये जो एक्ट है ये बन ही नहीं सकता है, ये जो बिल मेरे पास आया है वो पास होगा ही नहीं। तो इस तरीके की पावर उनके पास है एब्सोल्यूट वीटो के जरिए। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट वीटो जो है वो कब होता है? प्राइवेट मेंबर्स बिल में। जब प्राइवेट मेंबर जो है वो अपना बिल पास करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सरकार थोड़ी है, सरकार का आदमी थोड़ी है। तो यहाँ पर उनका उनका एसेंट नहीं भी दिया तो क्या मतलब, क्या फ़र्क पड़ रहा है? यहाँ पर जब प्राइवेट मेंबर्स बिल होता है तो उसमें यहाँ पर एब्सोल्यूट वीटो जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। गवर्नमेंट बिल व्हेन कैबिनेट रिज़ाइन। अब यहाँ पर जब कैबिनेट ने रिज़ाइन कर दिया तो गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट रही नहीं। बराबर है। अब यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया तो फिर तो गवर्नमेंट से बदमाशी कर सकते हैं वो राष्ट्रपति। अब तो तुम सरकार में नहीं हो, अब तो दूसरी सरकार आएगी, फिर उनका मैं सुनूंगा। तो इस तरीके का होता है, इसलिए फिर गवर्नमेंट के बिल जो है वो भी कर सकते हैं, लेकिन जब कैबिनेट रिज़ाइन करती है। ये जो है ये रूल्स नहीं है। इस तरीके का वीटो जो है इस टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली इस्तेमाल करते हैं हमारे राष्ट्रपति।
उसके बाद आता है सस्पेंसिव वीटो। और सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है कि जो हमारा राष्ट्रपति है वो रिटर्न करते हैं बिल कंसिडरेशन के लिए टू द पार्लियामेंट। अब जो भी बिल पास होगा, मोदी जी ने कोई बिल लाया है और वो बिल जो है वो पास कर कर हमारे राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति जो है वो रिटर्न करेंगे बिल मोदी जी के पास कि ठीक है ये थोड़े कंसिडरेशन है, आप ये थोड़ा देख लो, कंसिडर कर लो, ये जो चीज़ें हैं मॉडिफाई कर लो, अमेंडमेंट कर लो। यहाँ पर अगर मोदी जी को लगता है कि नहीं अमेंड करना चाहिए तो ठीक, अगर उन्हें लगता है नहीं अमेंड नहीं करना चाहिए, फिर से अगर वो राष्ट्रपति के पास वो बिल जाता है तो राष्ट्रपति को अपनी एसेंट जो है वो देनी ही पड़ती है। वो बाध्य होते हैं कि अपनी एसेंट जो है वो देनी ही पड़ेगी। तो प्रेसिडेंट जो है वो डज नॉट पोजेस दिस वीटो फॉर मनी बिल। मनी बिल जो है उनके पास ये वीटो नहीं होता है कि वो कंसिडरेशन के लिए वापस भेजे। ठीक है, एक तो जो मनी बिल होता है उसमें एसेंट दे सकते हैं या फिर विथहोल्ड करके रख सकते हैं। जो विथहोल्ड है हमने पिछले बार देखा था, वो फिर एक्ट ही नहीं बनता है। तो इस तरीके का क्या होता है, जो मनी बिल है वो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा राष्ट्रपति है उनकी अनुमति के साथ आता है पार्लियामेंट में। इसलिए यहाँ पर जो मनी बिल होता है उसमें कभी कॉन्फ्लिक्ट आता नहीं है, वो अपने आप ही पास हो जाता है और एसेंट भी जो है वो मिल जाती है। इसलिए हमारा जो राष्ट्रपति है वो मनी बिल के साथ ये जो सस्पेंसिव वीटो है, सस्पेंड करके रखना, बराबर है। सस्पेंड मतलब क्या होता है, किसी को कुछ देर के लिए सस्पेंड करके रखा है कंसिडरेशन के लिए कि भाई इस पर जो चार्जेस लगे ये सही है या गलत है, तो एक बार देख लो, चेक कर लो। तो इसलिए सस्पेंसिव वीटो क्या होता है कि कुछ देर के लिए विथहोल्ड करके रखेंगे, कुछ देर के लिए रुका कर रखेंगे, कंसिडरेशन के लिए रिटर्न भेजेंगे पार्लियामेंट में बिल, उसे हम कहेंगे सस्पेंसिव वीटो। अब आता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो मतलब क्या है, पॉकेट में छुपा के रख दिया। नाइदर रेक्टिफाई नॉर रिजेक्ट नॉर रिटर्न द बिल, कीप द बिल पेंडिंग फॉर इनडेफिनेट पीरियड। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उन्होंने सीधा बिल जो है वो पॉकेट में डाल के रख दिया और चुपचाप बैठे रहे। अरे बिल कहाँ है, पता नहीं, मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं, अपने पॉकेट में डाल के रख दिया, नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं ले रहे उस पर, ना एसेंट दे रहे हैं, ना वापस भेज रहे हैं, ना कुछ बोल रहे, कुछ भी नहीं। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टाइम पीरियड भी दिया हुआ नहीं है कि पॉकेट में कितने देर तक रख सकते हो। यूएसए में जैसे पॉकेट में 10 दिनों के लिए रख सकते हैं, यहाँ पर कोई उनको टाइम पीरियड ही नहीं है, कितने भी टाइम के लिए रख सकते हैं। इनडेफिनेट पीरियड के लिए यहाँ पर उन्हें चांस मिला हुआ है कि पॉकेट वीटो जो इस्तेमाल कर सकते हैं कितने भी टाइम के लिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बिल जो है वो अपने पॉकेट में डाल कर रख दिए उन्होंने, और इनडेफिनेट पीरियड के लिए पता ही नहीं कि कब निकालेंगे बाहर, कब एसेंट देंगे, कब रिकन्सिडरेशन के लिए भेजेंगे या नहीं भी भेजेंगे। तो ये हो गया पॉकेट वीटो, अपने पॉकेट में डालकर रख देना। 1986 में प्रेसिडेंट जो थे ज़ैल सिंह, उन्होंने इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल में ये जो पॉकेट वीटो है ये अपनाया था। तो इतना तो पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर डाल दिया है क्योंकि पॉकेट वीटो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पॉकेट वीटो के इससे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर डाल दिया है। अब प्रेसिडेंट वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेचर। अब यहाँ पर हमने प्रेसिडेंट के जो वीटो पावर है पार्लियामेंट के जरिए देखा है, अब यहाँ पर हम प्रेसिडेंट का जो वीटो पावर है वो स्टेट लेजिस्लेचर के हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पर बिल पास बाय द लेजिस्लेचर कैन बिकम एन एक्ट ओनली व्हेन रिसीव्ड एन असेंट बाय द गवर्नर और प्रेसिडेंट रिजर्व बाय द गवर्नर। अब यहाँ पर क्या होता है, जिस तरीके से पार्लियामेंट कोई बिल लाती है तो वो प्रेसिडेंट के पास भेजेगी, प्रेसिडेंट एसेट देंगे तभी वो एक्ट बनेगा। उसी तरीके जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनको अगर एक्ट बनाना है तो बिल पास करेंगे, बिल पास करने के बाद वो गवर्नर के पास जाएगा और गवर्नर जब उन्हें एसेट देंगे तभी वो एक्ट बनेगा स्टेट में। मगर जो गवर्नर है उनके पास ये पावर है कि वो जो बिल है वो कंसिडरेशन के लिए रख सकते हैं प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट को वो बिल जो है वो भेज सकते हैं, उसका जो गवर्नर है उनका रिश्ता पूरा टूट जाएगा उस बिल के साथ जब वो प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे। अब यहाँ पर जब गवर्नर प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं तो यहाँ भी उनके पास कुछ पावर जो है वो आती है, बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बिल पास बाय द लेजिस्लेचर टू द गवर्नर हैज़ 4 अल्टरनेटिव। अब गवर्नर के पास यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव होते हैं। जब हम गवर्नर पढ़ेंगे तब हम डिटेल में और अच्छे से देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जब बिल पास होता है लेजिस्लेचर के थ्रू गवर्नर के पास, तो गवर्नर के पास भी 4 अल्टरनेटिव होते हैं। वो क्या होते हैं, या तो वो एसेंट दे सकते हैं, या तो विथहोल्ड कर सकते हैं, या तो रिटर्न कर सकते हैं बिल को, या रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर एसेंट दे दी तो बात अलग ही है, वो तो सीधा एक्ट बन गया। विथहोल्ड अगर करके रखा उन्होंने तो क्या होगा, एक्ट नहीं बनेगा, बराबर है। उसके बाद रिटर्न अगर किया तो कंसिडरेशन के लिए जाएगा, फिर उसके बाद फिर वो कंसिडरेशन के बाद वापस आ गया, फिर वो एक्ट बन जाएगा। अभी डिटेल में हम सब देखेंगे। रिजर्व अगर करते हैं प्रेसिडेंट के लिए तो उनके पास 4 अल्टरनेटिव होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है गवर्नर के पास थोड़ी कम पावर होती है। यहाँ पर एसेंट विथहोल्ड, इसमें भी विथहोल्ड भी अगर उन्होंने करके रखा फिर भी कुछ ऐसे ज़रिए हैं जिससे कि एक्ट बना सकते हैं, तो वो भी हम जो डिटेल में गवर्नर जब चैप्टर देखेंगे तब हम डिटेल में इसे देखेंगे। तो जब हम रिज़र्व करके रखते हैं प्रेसिडेंट के लिए तो हम यहाँ पर ये ज़रूरी है कि जब वो रिज़र्व करके रखते हैं प्रेसिडेंट के लिए तब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उन्हें जो एसेंट है
वो दे सकते हैं राष्ट्रपति, विथहोल्ड करके रख सकते हैं जो हमने पार्लियामेंट के इसमें भी देखा था, या आस्क गवर्नर टू रिटर्न द बिल, या गवर्नर को बोल सकते हैं कि बिल आप रिटर्न करो, जिस तरीके से पार्लियामेंट में भी बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट को रिटर्न कर दिया उन्होंने, बराबर है, मोदी जी को उन्होंने रिटर्न कर दिया बिल, उनको बोला कि मॉडिफाई करके फिर से भेजो। लेकिन उसमें क्या होता है, जब पार्लियामेंट मॉडिफाई कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, अमेंडमेंट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, फिर से अगर प्रेसिडेंट के पास जाता है तो उन्हें वो एसेंट देना ही पड़ता है। लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर का बिल है तो उसमें क्या होता है, उसमें अगर फिर से पास होता है लेजिस्लेचर के थ्रू प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट बाउंड नहीं होता है कि वो एसेंट देंगे। पार्लियामेंट की इसमें क्या होता है, अगर राष्ट्रपति के पास फिर से गया बिल, रिटर्न करने के बाद अगर फिर से प्रेसिडेंट के पास गया तो एसेंट देना ही पड़ता है, वो बाध्य होते हैं। लेकिन लेजिस्लेचर का बिल जो है, अगर गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रखते हैं, प्रेसिडेंट अगर रिटर्न भेजते हैं, फिर से अगर वो बिल आता है तो प्रेसिडेंट बाध्य नहीं होते हैं। प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाउंड टू गिव हिज एसेंट, ठीक है। मतलब स्टेट के सिंघम जो है वह राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। अब यहाँ पर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हम देखते हैं, हमने ये तो देख लिया। अब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में क्या होता है कि आर्टिकल 1, 2, 3 प्रोमulgate ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ पर रिसेस ऑफ पार्लियामेंट का मतलब वो नहीं है कि टिफिन वगैरह खा रहे हैं। रिसेस ऑफ पार्लियामेंट मतलब क्या होता है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो उसे हम रिसेस ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल 123 के हिसाब से, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई आर्टिकल में, तो आर्टिकल 123 के हिसाब से जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, वो ऑर्डिनेंस प्रोमulgate कर सकते हैं ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। अब रिसेस ऑफ पार्लियामेंट का मतलब क्या है कि जब हाउस सेशन में ना हो, ठीक है, ये जो ऑर्डिनेंस निकालते हैं वो सेम फोर्स एंड इफेक्ट होता है जितना कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का होता है, ठीक है। कोई भी अगर पार्लियामेंट एक्ट लाती है उसका जितना फोर्स और इफेक्ट होता है उतना ही ऑर्डिनेंस का भी होता है। मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टाइप होता है, ऑर्डिनेंस निकालना सेम फोर्स और इफेक्ट होता है। अब अर्जेंट मैटर्स जब आते हैं वैसे केसेस में मोस्टली ये जो ऑर्डिनेंस है वो निकाला जाता है। अब ये कब निकलता है, रिसेस, जो हमने देखा है रिसेस ऑफ पार्लियामेंट मतलब क्या होता है कि ओनली व्हेन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन, मतलब दोनों हाउसेज जो है वो सेशन में नहीं रहेंगे। या फिर अगर कोई एक भी हाउस अगर सेशन में नहीं है तब भी, क्योंकि अगर कोई लॉ बनाना है तो दोनों हाउसेस में पास करना पड़ता है, दोनों हाउस में पास होता है तभी वो लॉ बनता है प्रेसिडेंट के एसेंट मिलने के बाद। अब यहाँ पर अगर एक हाउस भी सेशन में है तो वो एक्ट तो नहीं बना सकता है, इसलिए ऑर्डिनेंस जो है वो अगर एक भी हाउस सेशन में है तो भी ऑर्डिनेंस निकल सकता है। क्योंकि लॉ जब जब पार्लियामेंट लॉ बना पाएगी तब तब ऑर्डिनेंस नहीं आ सकता है, जब जब पार्लियामेंट लॉ नहीं बना पाएगी तब तब ऑर्डिनेंस जो है वो इशू हो सकता है, प्रोमulgate हो सकता है। इसलिए इसे पैरेलल पावर नहीं बोलेंगे। पैरेलल पावर कब बोलेंगे, जब पार्लियामेंट जो है वो भी अपनी पावर, वो भी एक्ट बना पा रही है और साथ में पैरेलल उसी टाइम पे राष्ट्रपति जो है अपनी भी पावर ला के एक्ट ला रहे हैं, मतलब ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, तो उसे हम पैरेलल पावर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तब जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि पैरेलल पावर जो है वो नहीं है लेजिस्लेचर के। उसके बाद ओनली व्हेन सेटिस्फाइड, जब राष्ट्रपति सेटिस्फाइड हो तभी सिर्फ ऑर्डिनेंस जो है वो ला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है, जो कूपर केस हुआ था 1970 का, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कहा था कि इसका जुडिशियल रिव्यू होगा, जो भी ऑर्डिनेंस निकाला जाएगा उसमें जुडिशियल रिव्यू होगा। लेकिन 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए जुडिशियल रिव्यू जो है वो निकाला गया था, 44th अमेंडमेंट एक्ट के जरिए जुडिशियल रिव्यू जो है वो लाया गया था। अब ये क्यों किया गया था, इमरजेंसी प्रोविजन में हमने बहुत बार देखा है 38 और 44th अमेंडमेंट एक्ट, तो इसलिए और डिटेल में हम जाएंगे नहीं, फटाफट ये जो वीडियो है वो कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, जो प्रेसिडेंट चैप्टर है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ ओनली ऑन दो सब्जेक्ट ऑन विच पार्लियामेंट कैन मेक लॉज। अब यहाँ पर पार्लियामेंट जो जो सब्जेक्ट पे लॉज बना सकती है सिर्फ वही सब्जेक्ट पे यहाँ जो ऑर्डिनेंस है वो इशू हो सकता है। सेम लिमिटेशंस रहेंगे जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को रहेंगे, ठीक है। मतलब जिस तरीके का पूरा आप समझ लीजिए रेप्लिका रहेगी, वो जो पार्लियामेंट एक्ट लाने वाली है उसकी रेप्लिका रहेगी ये जो ऑर्डिनेंस है वो, ठीक है। इसलिए जो लिमिटेशंस पार्लियामेंट के एक्ट को रहेंगे वही प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस को रहेंगे। जो सब्जेक्ट्स पे, जो चीज़ों पे पार्लियामेंट लॉ ला सकती है वही सब्जेक्ट्स पे ऑर्डिनेंस ला सकेंगे। उसके साथ कैन नॉट अब्रीज और टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट जो है वो टेक अवे नहीं कर सकते हैं जो ऑर्डिनेंस है वो। अब ये जो कुछ है वो फैक्चुअल बहुत ज़रूरी है हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फंडामेंटल राइट जो है वो टेक अवे नहीं कर सकते हैं। मस्ट बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेस व्हेन इट रीअसेंबल्स इफ़ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट बिकम एन एक्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब दोनों हाउसेस यहाँ पर सेशन में आ जाएंगे, मतलब रिसेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी, दोनों का टिफ़िन खाना कंप्लीट हो जाएगा दोनों हाउसेस का, तब वो जो ऑर्डिनेंस है वो एक बिल के ज़रिए पार्लियामेंट में लाया जाएगा, और अगर दोनों हाउसेस ने अप्रूव कर दिया कि इसको एक्ट बनाना चाहिए तो वो एक्ट बन जाएगा। अगर कोई एक्शन नहीं लिया पार्लियामेंट ने तो वो सीजेस टू ऑपरेट ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम रीअसेंबली, ठीक है। अब अगर 1 तारीख को, 1 जनवरी को
अगर रीअसेंबल होते हैं, ठीक है, जो दोनों सेशन है वो रीअसेंबल होते हैं, दोनों सेशन पार्लियामेंट जो है वो आ चुकी है, तो 6 वीक्स के बाद अगर उस पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता है तो 6 वीक्स के बाद वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा जो ऑर्डिनेंस निकाला गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इवन सीजेस टू ऑपरेटिव बोथ हाउसेस पास ए रिजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट, अगर दोनों हाउसेस ने अप्रूव ये पास कर दिया, रिजोल्यूशन पास कर दिया डिसअप्रूव करने का, तो भी वो ऑपरेट होना खारिज हो जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम लाइफ क्या है ऑर्डिनेंस की, 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स, क्योंकि दो हाउसेस जो है, दो हाउसेस मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना हो सकता है दोनों के बीच में, रिसेस कितनी हो सकती है, 6 महीनों की, बराबर है। तो 6 महीनों की रिसेस है तो मैक्सिमम ऑर्डिनेंस का टाइम पीरियड क्या रहेगा, 6 महीना, बराबर है। लेकिन जब पार्लियामेंट सेशन में आती है, दोनों के दोनों यहाँ पर सेशन में आ गए, तो उसके बाद भी 6 वीक्स तक ऑर्डिनेंस जो है वो जिंदा रह सकता है, बराबर है। हमने देखा था 1 जनवरी को अगर आ रही है तो 6 वीक्स तक जिंदा रहेगा ऑर्डिनेंस। अगर 6 वीक्स तक कोई भी इस पर एक्शन नहीं लिया जाता है तो अपने आप खारिज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम ऑर्डिनेंस की लाइफ कितनी हो गई, 6 मंथ्स जो कि रिसेस का टाइम है, और 6 वीक्स जो कि रीअसेंबल होने के बाद भी उसे 6 वीक का टाइम मिलता है। तो 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स इतना मैक्सिमम लाइफ होती है ऑर्डिनेंस की। प्रेसिडेंट जो है वो विड्रॉ कर सकता है ऑर्डिनेंस किसी भी टाइम। नो डिस्क्रिशनरी पावर, इसमें डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है, क्योंकि ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उनकी एडवाइस लेनी पड़ती है। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का, कि अपने मन से कोई भी ऑर्डिनेंस लेके आ गए, ऐसा नहीं है। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उनकी एडवाइस यहाँ पर राष्ट्रपति को लेनी पड़ेगी। ऑर्डिनेंस जो है रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है। अब रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है कि सपोज़ फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या आपकी वाइफ है, तो 2 साल पहले आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको किसी दुकान में सैंडल मांगी थी, वो आप नहीं दिला पाए। उसके 2 साल के बाद वो गर्लफ्रेंड या वाइफ वही सैंडल ला के आपको मार रही है, खरीद के लाई और फिर आपको मार रही है कि वही सैंडल है जो तुमने 2 साल पहले नहीं दिलाई थी। मतलब क्या है कि 2 साल पहले की जो 2 साल पहले का जो गुस्सा है वो अभी निकाल रही है, बराबर है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या होता है कि जो डेट पर एक्ट लाया गया है उससे पहले भी अगर कोई क्रिया हुई है तो उसे भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर आज वो कोई चीज़ ला रहे हैं कि 2 लाख के ऊपर जितने भी लोग कमा रहे हैं उन्हें 2% टैक्स देना पड़ेगा, अगर ऐसा कोई एक्ट अभी ला रहे हैं और इन्होंने बोल दिया कि 2010 से वो रेट्रोस्पेक्टिव रहेगा, तो 2010 से लेकर जितने भी लोग 2 लाख के ऊपर कमा रहे हैं उनको सबको 2% देना पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं हम रेट्रोस्पेक्टिव। मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, तो इसे कहते हैं हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ठीक है। ऑर्डिनेंस का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी हो सकता है। कैनॉट बी इशू टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए नहीं ला सकते हैं, ये भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या था, फंडामेंटल राइट जो है वो नहीं ले सकते हैं, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते हैं। अब आते हैं हम पार्डनिंग पावर। अब पार्डनिंग पावर किस लिए आती है, माफ़ी दे देना। माफ़ी दे देना मतलब क्या है, जुडिशियल जो भी एरर है उसे करेक्ट करने के लिए, अगर जुडिशियरी ने कोई गलत डिसीजन दिया है या कोई एरर दिया है तो उसे करेक्ट करने के लिए पार्डनिंग पावर होती है राष्ट्रपति के पास। और टू अफोर्ड द रिलीफ देने के लिए, तो यहाँ पर आर्टिकल 72 जो है वो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को पार्डन ग्रांट करने के लिए। उसी के साथ साथ इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, यहाँ जुडिशरी का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, जुडिशरी से कोई उनको एडवाइस नहीं लेनी पड़ेगी इसमें राष्ट्रपति को कि ये केस बताओ हमको क्या है। फ्रेश शुरुआत जो है वो कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं राष्ट्रपति जो है वो फ्रेश नज़रिए से देख सकते हैं उस केस को और अपनी जो पार्डनिंग पावर है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पार्डन मतलब क्या होता है कि माफ़ी दे देना, मतलब जो भी सेंटेंस है, जो भी चीज़ है उससे माफ़ी दे देना, पूरी तरीके से जो पनिशमेंट है उससे उसको पूरी तरीके से माफ़ी मिल गई, बराबर है। तो इसे जा सिमरन जा, जी लो अपनी ज़िंदगी, तो इस तरीके से यहाँ पर उनको पार्डनिंग मिल गई, पार्डन मिल गया। उसके बाद आता है कम्यूटेशन। अब कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर लाइटर फॉर्म, मतलब कोई अगर फॉर्म उन्हें दे दी गई, जैसे कि अगर डेथ पनिशमेंट दे दी गई तो उसे चेंज करके उन्होंने रिगरस इम्प्रिजनमेंट दे दिया, तो इसे हम कहेंगे कम्यूटेशन करना, ठीक है। मतलब कोई पनिशमेंट को उन्होंने कम कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस तरीके से याद रख सकते हैं, जो मैंने याद रखा है, कम्यूटेशन कम मतलब क्या कि अगर कोई रिसोर्सेस, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस है अगर वो कम हो रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो हमें सब्सटीट्यूशन है वो ढूंढना ज़रूरी है। अब सब्सटीट्यूशन ढूंढना ज़रूरी है क्योंकि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनमें कमतरता आ रही है, वो कम हो रहे हैं, तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट डालना पड़ेगा। सब्सटीट्यूट क्या आएगा, तो ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू अ लाइटर फॉर्म, मतलब डेथ पनिशमेंट को उन्होंने रिगरस इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया, उसे हम कहेंगे कम्यूटेशन। फिर आता है रिमिशन।
अब रिमिशन आपको पता है प्रमोशन का अपोजिट समझ लीजिए। प्रमोशन मतलब क्या होता है कि आगे बढ़ाना, बराबर। रिमिशन मतलब क्या होगा, कम करना। रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इस कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर सेम रहेगा, मतलब 10 साल की सज़ा दी गई तो 5 साल कर देंगे, तो उसे हम कहेंगे रिमिशन, रिड्यूस कर देना टाइम पीरियड को। उसके बाद आएगा रिस्पाइट। रिस्पाइट मतलब क्या है कि रिस्पेक्ट समझिए इसको, रिस्पेक्ट, ठीक है। रिस्पेक्ट मतलब रिस्पेक्ट। अब रिस्पेक्ट हमें किन किन लोगों की करनी चाहिए, तो जो विमेन होती है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, या फिर जो हैंडीकैप लोग हैं, तो उनकी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो रिस्पेक्ट भी वही है, लेसर सेंटेंस देना चाहिए इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल ड्यू टू स्पेशल फैक्ट्स, जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी है या फिर प्रेगनेंसी ऑफ वीमेन है, तो इसमें रिस्पेक्ट दे देना मतलब लेसर सेंटेंस दे देना। रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें जो डिसेबल लोग हैं या फिर जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनकी। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। उसके बाद आता है रिप्राइव। अब रिप्राइव में क्या होगा, रिप्राइव में होगा स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस फॉर टेम्पररी पीरियड। टेम्पररी पीरियड के लिए उस पर स्टे लगा देना, जो एग्जीक्यूशन है उस पर स्टे लगा देना। अब रिप्राइव, राइव आया मतलब राइवलरी। अगर कोई दो देशों के बीच में राइवलरी है तो उस पर स्टे लगना चाहिए, वो ख़त्म होना चाहिए। तो इस तरीके से रिप्राइव मतलब राइवलरी, दो देशों में राइवलरी है उस पर स्टे लगना चाहिए, तो स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस फॉर अ टेम्पररी पीरियड। तो इस तरीके से याद रख सकते हो, किसी भी तरीके से याद रखो, क्योंकि मैच द पेयर में वगैरह पूछ सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही याद है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। फिर आता है एग्जामिनेशन बाय सुप्रीम कोर्ट। अब पेटिशनर जो होते हैं मर्सी के लिए, उनके पास ओरल हियरिंग का कोई स्कोप नहीं होता है, ओरल हियरिंग नहीं कर सकते हैं, रिटर्न में देना पड़ता है सब कुछ। तो ये प्रीलिम्स में जो है सेंटेंस पूछ सकते हैं ये, तो हैज़ नो राइट टू एन ओरल हियरिंग बाय द प्रेसिडेंट, ओरल हियरिंग नहीं कर सकते हैं। उसका प्रेसिडेंट एग्जामिन कर सकते हैं एज फ्रेश एंड टेक डिफरेंट व्यू ले सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। पावर जो है वो एक्सरसाइज करेंगे प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट। यहाँ पर यूनियन कैबिनेट जो है उनकी यहाँ पर एडवाइस जो है राष्ट्रपति को लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद नॉट बाउंड टू गिव रीज़न फॉर हिज ऑर्डर। अगर कोई भी ऑर्डर वो देते हैं, अगर किसी को फांसी की सज़ा हुई है, अगर उसे पार्डन कर देते हैं, तो यहाँ पर उन्हें रीज़न नहीं देना पड़ेगा कि क्यों मैंने ऐसा किया, ठीक है। ये भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। नो नीड फॉर सुप्रीम कोर्ट टू ले डाउन स्पेसिफिक गाइडलाइन। सुप्रीम कोर्ट को कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस यहाँ पर नहीं रखनी है, कोई एडवाइस नहीं देनी है, कुछ भी नहीं करना है। नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एक्सेप्ट वेयर प्रेसिडेंट डिसीजन इज़ मैलाफाइड। यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता है, अगर प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है वो मैलिफाइड अगर हो तो ही सिर्फ जो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि प्रेसिडेंट का जो भी पावर है, पार्डनिंग पावर है, वो कम्प्लीटली आउट ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, तो इस तरीके का नहीं है। जुडिशियल रिव्यू नहीं होगी, लेकिन अगर मैलिफाइड होता है डिसीजन तो यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू जो है वो हो सकता है। अब यहाँ पर आते हैं हम डिस्क्रिशनरी पावर पे। अब डिस्क्रिशन पावर मतलब क्या होता है कि उनके हक का, उस पर किसी का जोर नहीं है, उनको यूनियन की कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, एडवाइस नहीं लेनी पड़ेगी, प्राइम मिनिस्टर की कोई एडवाइस नहीं। तो डिस्क्रिशनरी पावर क्या है, सबसे पहले नो कॉन्स्टिट्यूशनल बस सिचुएशनल पावर। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दी है, ठीक है, यहाँ पर उन्हें सिचुएशनल पावर मिली हुई है। तो जैसे अपॉइंटमेंट कर सकते हो प्राइम मिनिस्टर की, जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली हो लोकसभा में, या फिर प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी डेथ हो गई हो, सडन डेथ हो गई हो और कोई ऑब्वियस सक्सेसर ना हो, तो अपॉइंटमेंट कर सकते हो प्राइम मिनिस्टर की अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। उसके बाद डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन कैनॉट प्रूव कॉन्फिडेंस इन लोकसभा। अगर लोकसभा में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उन्होंने अपनी मेजोरिटी या फिर कॉन्फिडेंस प्रूव नहीं कर पाए तो डिसमिस कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इफ़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ लॉस्ट मेजोरिटी। अगर लोकसभा अपनी मेजोरिटी, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है लोकसभा में अपनी मेजोरिटी जो है वो ख़त्म कर देते हैं, तो यहाँ पर लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं राष्ट्रपति। तो इस तरीके से हमारा जो प्रेसिडेंट चैप्टर है पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया आपने सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हो, PDF मैं अपलोड कर दूंगा अब आज। ये जो प्रेसिडेंट टॉपिक है पूरी इसकी PDF आपके पास आ जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।